प्रणाम, नमस्कार। ज्योतिष के विद्यार्थियों, आपका स्वागत। आज के वीडियो में हम कुछ विशेष चर्चा ये करेंगे कि ग्रह, जब दो ग्रह या दो ग्रह से ज़्यादा ग्रह आपस में संबंध बनाते हैं और संबंधों के कारण बनता है योग, जिसको ज्योतिष में हम शुभ या अशुभ प्रकार से जानते हैं, उनके प्रभाव को जानते हैं। लेकिन फलादेश में ये जानना होता है। आज जो विशेष चर्चा है वो हम परिचय करा रहे हैं आपको कि कौन सा ग्रह किस ग्रह का मित्र होता है, कौन सा ग्रह किस ग्रह का शत्रु होता है, नैसर्गिक रूप से, स्वभाव से। नैसर्गिक का मतलब स्वभाव से। और इसकी आवश्यकता कब पड़ती है? जब एक ग्रह की महादशा का समय होता है और दूसरे ग्रह की अंतर्दशा का समय होता है, और महादशा वाला ग्रह का अंतर्दशा वाला ग्रह मित्र है या शत्रु है या न्यूट्रल है, सम है, उस पर निर्भर करता है बहुत कुछ उन दोनों का महादशा और अंतर्दशा में जातक पर पड़ने वाला फल या प्रभाव। फिर और भी कई बातें हैं जिनको देखना होता है, उसकी चर्चा भी मैं आगे समय समय पर आपको करता रहूँगा। लेकिन आज तो हम जानेंगे मित्र, शत्रु और सम। किस ग्रह का कौन सा ग्रह मित्र है, शत्रु है, कौन सा सम है उसके लिए। और उसके बाद फिर हम ये जानेंगे कि कौन सा ग्रह जिसकी राशि उच्च हो तो वो कैसा फल देता है। उच्च ग्रह हमेशा शुभ फल देते हैं और नीच राशि के ग्रह हमेशा अशुभ फल या कष्टों की सूचना देते हैं। इस तरह से मूल त्रिकोण राशि भी होती है, अपनी राशि भी होती है। इन सब को भी जानेंगे कि किस ग्रह की अपनी राशि कौन सी है, किस ग्रह की उच्च राशि कौन सी है, किस ग्रह की मित्र राशि कौन सी है और शत्रु राशि कौन सी है, मूल त्रिकोण राशि के बारे में भी। फिर हम आज अंत में ये भी जानेंगे कि ग्रह, उनकी एक अवस्था तो वैसे कई प्रकार की बताई गई है, 3 या 4 प्रकार की बताई गई है ज्योतिष के शास्त्रों में, ज्योतिष के ग्रंथों में। लेकिन आज जिस अवस्था को हम बताएंगे या परिचय करवाएंगे आपको, वो अवस्था है बाल्य आदि अवस्था। बाल्य आदि अवस्था का मतलब क्या है कि वो ग्रह बचपन में है या जवानी में है या बुढ़ापे में है, वृद्धावस्था में है, वो कैसे दिखते हैं ये भी बताएंगे और उनका प्रभाव क्या होता है ये भी आपको आज के वीडियो में देखने को, समझने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मित्र, शत्रु, सम ग्रह, कौन सा ग्रह किसका मित्र होता है, शत्रु होता है या सम होता है। तो इसके लिए आसानी से आपको समझ में आ जाए, मैंने एक चार्ट का निर्माण किया है। इस चार्ट से आपको बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा, लेकिन मैं साथ ही साथ आपको बताता भी चलता हूँ। जैसे सूर्य ग्रह है, तो सूर्य ग्रह के लिए कौन सा ग्रह मित्र है ये आपको जानना है। सूर्य ग्रह का जो मित्र ग्रह है वो है चंद्रमा, फिर मंगल और फिर बृहस्पति। ये 3 ग्रह हैं सूर्य ग्रह के लिए मित्र ग्रह। और सूर्य ग्रह के लिए जो शत्रु ग्रह है वो है शुक्र ग्रह और शनि ग्रह। ये 2 ग्रह सूर्य के शत्रु माने जाते हैं। ये स्वभाव से हैं, नैसर्गिक रूप से हैं। लेकिन कुंडली में जब हम आगे विचार करेंगे शत्रुता और मित्रता का, तो उसमें और 2 विधियां भी हम समझेंगे। उसके द्वारा इसमें कुछ परिवर्तन भी हो जाते हैं। लेकिन स्वभाव से सूर्य के लिए चंद्रमा, मंगल और बृहस्पति मित्र हैं, बुध सूर्य के लिए सम है और शुक्र और शनि सूर्य के लिए शत्रु हैं। अब हम आगे चलते हैं, तो आगे हमें चंद्रमा के लिए जानना है। तो चंद्रमा के लिए जो मित्र हैं वो सूर्य भी मित्र हैं चंद्रमा के और बुध भी मित्र हैं। सूर्य के लिए जहां पर बुध सम थे, चंद्रमा के लिए बुध मित्र हो गए। और सम चंद्रमा के लिए जो न्यूट्रल ग्रह हैं वो हैं बृहस्पति ग्रह, मंगल ग्रह और शुक्र ग्रह। इसी तरह से
चंद्रमा के लिए कोई भी ग्रह शत्रु नहीं होता। ये ध्यान में रखना है आपको, कोई भी ग्रह चंद्रमा के लिए शत्रु होता ही नहीं है। अब हम मंगल पर आते हैं। मंगल के लिए मित्र जो ग्रह हैं वो है सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति। ये 3 ग्रह मंगल ग्रह के लिए मित्र हैं। अब मंगल के जो मतलब न्यूट्रल हैं मंगल ग्रह के लिए वो है शुक्र और शनि ग्रह। ये 2 जो ग्रह हैं शुक्र और शनि, ये मंगल के लिए न्यूट्रल हैं। अब मंगल के लिए जो बुध ग्रह है ये शत्रु है मंगल ग्रह का। फिर इसके बाद हम बुध पर आते हैं, चौथा नंबर है बुध का। और इसके लिए मित्र ग्रह जो हैं वो हैं सूर्य और शुक्र। 2 ग्रह बुध के लिए मित्र हैं, सूर्य और शुक्र। इस चार्ट को आप ध्यान से देखिए और अपने पास नोट भी कर लीजिएगा, क्योंकि हमेशा इसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी। और बुध ग्रह के लिए जो सम ग्रह हैं या न्यूट्रल ग्रह हैं वो हैं बृहस्पति ग्रह, शनि ग्रह और मंगल ग्रह। ये 3 ग्रह बुध ग्रह के लिए सम हैं, न्यूट्रल हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि शत्रु ग्रह कौन सा है बुध ग्रह के लिए, तो चंद्रमा बुध ग्रह के लिए शत्रु है। एक अकेला ही चंद्रमा ऐसा है जो बुध ग्रह के लिए शत्रु है। आपने पहले देखा कि चंद्रमा के लिए तो बुध मित्र था, लेकिन बुध के लिए चंद्रमा शत्रु हो गए। तो ये तो एक ज्योतिषीय विधान है। आगे चलते हैं हम बृहस्पति पर। अब बृहस्पति के लिए जो मित्र ग्रह हैं वो हैं सूर्य, चंद्रमा और मंगल। ये 3 ग्रह बृहस्पति ग्रह के मित्र हैं। उसके बाद सम यानी न्यूट्रल हैं बृहस्पति ग्रह के लिए, वो हैं शनि ग्रह। और इसके बाद हम आते हैं शत्रु ग्रह कौन से हैं बृहस्पति ग्रह के लिए। शत्रु ग्रह अगर हम देखते हैं तो शुक्र ग्रह भी शत्रु है बृहस्पति ग्रह का, और बुध ग्रह भी शत्रु माना जाता है बृहस्पति ग्रह का। फिर हम शुक्र ग्रह की बात करते हैं तो शुक्र ग्रह के जो मित्र हैं वो 2 ग्रह हैं। शुक्र ग्रह के मित्र 2 बुध हैं, एक बुध है और दूसरा है शनि ग्रह। शुक्र ग्रह के लिए जो न्यूट्रल ग्रह हैं वो है मंगल और बृहस्पति ग्रह। और शुक्र ग्रह के लिए सूर्य और चंद्रमा, ये 2 ग्रह शत्रु हैं, स्वभाव से शत्रु हैं। नैसर्गिक कहते हैं स्वभाव से शत्रु होने को। और शनि के लिए, अब शनि के लिए जो मित्र ग्रह हैं वो हैं बुध ग्रह और शुक्र ग्रह। ये 2 ग्रह शनि के लिए परम मित्र माने जाते हैं। उसके बाद शनि ग्रह के लिए जो न्यूट्रल ग्रह है वो है बृहस्पति ग्रह। और शनि ग्रह के लिए जो शत्रु ग्रह हैं वो है सूर्य, चंद्रमा और मंगल। ये 3 ग्रह शनि ग्रह के लिए शत्रु हैं। फिर राहु के लिए, वैसे तो राहु के लिए कई ग्रंथों में नहीं लिखा गया, लेकिन फिर भी आपको पंचधा मैत्री चक्र में जब देखेंगे तो वहाँ आपको आवश्यकता पड़ती है। राहु के लिए शुक्र, गुरु और शनि, ये 3 ग्रह मित्र माने जाते हैं। और राहु के लिए सूर्य, चंद्रमा, मंगल और बुध, ये 4 ग्रह शत्रु माने जाते हैं। केतु के लिए भी इसी प्रकार से है कि शुक्र ग्रह, गुरु ग्रह और शनि ग्रह ये इनके मित्र हैं, और सूर्य, चंद्रमा, मंगल और बुध ये शत्रु हैं केतु ग्रह के लिए। हम चर्चा करेंगे कि किस ग्रह की उच्च राशि कौन सी है और किस ग्रह की नीच राशि कौन सी है। इसका प्रभाव पड़ता है। जन्म कुंडली में जो उच्च राशि में ग्रह होता है वो अत्यंत शुभ माना गया है, और जो ग्रह जन्म कुंडली में नीच राशि का होता है, वैसे तो और भी बहुत सारे प्रकार हैं ग्रहों के फल को देखने के लिए, ग्रहों का स्वभाव कैसा है उस कुंडली वाले के लिए, लेकिन ये भी एक बड़ा प्रमुख विषय है इसको जानना। तो इसमें हम अगर उच्च और नीच की बात करते हैं तो सूर्य मेष राशि में उच्च कहलाता है, और मेष राशि में 10 अंश पर सूर्य परम उच्च होता है। सूर्य उच्च तो मेष राशि में 0 अंश से लेकर 30 अंश तक रहता है, पर परम उच्च रहता है, परम उच्च अवस्था इसकी 10 अंश पर होती है। और सूर्य ग्रह ही नीच राशि का, जो कि अशुभ माना जाता है, वो तुला राशि में होता है, और तुला राशि के भी 10 अंश पर परम नीच होता है, यानी परम अशुभ।
अशुभता तो तुला राशि में पूरे में ही सूर्य के लिए बताई गई है। सूर्य तुला राशि में अगर होता है तो वो अशुभ फल देता है, पर उतना नहीं देता जितना कि 10 डिग्री पर हो, यानी परम नीच हो तो जितना देता है। इसी तरह से चंद्रमा को देखते हैं। चंद्रमा उच्च राशि चंद्रमा की वृषभ यानी 2 नंबर राशि है, और ये चंद्रमा परम उच्च होता है 3 डिग्री पर, 3 अंश पर, 3 डिग्री पर परम। वैसे तो वृषभ राशि पूरी ही चंद्रमा की उच्च राशि मानी गई है, इसको मैं बार बार नहीं बताऊंगा, आप समझ लेना। वृषभ मैंने कहा तो पूरी वृषभ राशि चंद्रमा के लिए उच्च होती है, पर परम उच्च स्थान उसका 3 डिग्री पर होता है वृषभ राशि में। वृश्चिक राशि जो है वो चंद्रमा के लिए नीच राशि है। 0 से लेकर 30 अंश तक पूरा का पूरे राशि में ही चंद्रमा नीच राशि का अशुभ फल देने वाला माना गया है। परंतु चंद्रमा अगर वृश्चिक राशि के 3 अंश पर हो तो परम नीच माना गया है, बहुत ही ज्यादा अशुभ फल देने वाला होता है। अब फिर मंगल पर आते हैं तो मंगल मकर राशि में उच्च होता है। राशि मंगल की है मकर राशि, 10 नंबर राशि होती है, और इस राशि में मंगल पूरा 0 से 30 तक ही उच्च राशि का होता है, पर 28 अंश पर जब मंगल होता है तो वो परम उच्च अवस्था का होता है। फिर कर्क राशि में वो नीच राशि में होता है, और 28 डिग्री कर्क राशि की 28 डिग्री में परम नीच अवस्था का होता है। इसी तरह से बुध ग्रह कन्या राशि में उच्च होता है, पूरी ही कन्या राशि में 0 से 30 अंश तक उच्च होता है बुध ग्रह, लेकिन 15 डिग्री पर हो अगर 15 अंश का बुध परम उच्च होता है। ऐसे ही वो मीन राशि में अगर हो तो पूरी मीन राशि में ही नीच राशि का होगा, लेकिन 15 डिग्री पर हो तो परम नीच होगा। तो ये दोस्तों उच्च और नीच का जो फल है, आपने देखा कि बुध जैसे सभी ग्रहों का यही है, कन्या राशि में बुध उच्च राशि का है तो मीन राशि में नीच राशि का है। देखो मेष राशि में अगर उच्च है तो तुला में नीच राशि का है। इसी तरह से चंद्रमा वृषभ राशि में उच्च है तो वृश्चिक में नीच राशि का है। मंगल मकर में उच्च है तो कर्क राशि में नीच राशि का है, और बुध कन्या में उच्च का है तो मीन राशि में नीच का है। तो ये जो नीच राशियां हैं उच्च राशि से 180 डिग्री बिल्कुल सामने होती हैं, ये भी आपको आसानी के लिए याद रखना है। अब बृहस्पति कर्क राशि में उच्च राशि में होता है, पूरी की पूरी कर्क राशि 0 से लेकर 30 अंश तक बृहस्पति के लिए उच्च राशि कहलाती है। लेकिन अगर बृहस्पति कर्क राशि में 5 डिग्री का हो तो परम उच्च कहलाता है। बृहस्पति मकर राशि में नीच राशि का कहलाता है, और 5 डिग्री का हो तो परम नीच कहलाता है। फिर शुक्र मीन राशि में उच्च का कहलाता है, और कन्या राशि में नीच राशि का कहलाता है। शुक्र मीन राशि में 27 डिग्री का उच्च राशि का कहलाता है, और कन्या राशि में भी 27 डिग्री का परम नीच कहलाता है। तो परम उच्च जो शुक्र के लिए है मीन राशि में 27 डिग्री, और कन्या राशि में 27 डिग्री परम नीच राशियां मानी जाती हैं। अब हम इसको जानते हैं, एक अवस्था और आती है इसके बीच की, वो है मूल त्रिकोण राशियां। देखिए जो ज्यादा शुभ फल होता है वो उच्च राशि का होता है ग्रह का, लेकिन मूल त्रिकोण राशि भी वो अच्छी मानी गई है। वो भी ऐसे मान लीजिए उच्च राशि का ग्रह जो अगर 100% फल शुभ देगा तो मूल त्रिकोण राशि में 70 या 75% तो देगा। तो इसकी जो मूल त्रिकोण राशियां हैं वह सूर्य के लिए सिंह राशि मूल त्रिकोण राशि है, चंद्रमा की वृषभ राशि ही मूल त्रिकोण राशि भी है और उच्च राशि भी है। मंगल की मेष राशि मूल त्रिकोण राशि है, बुध की कन्या राशि उच्च की भी है और मूल त्रिकोण भी कन्या ही राशि है। बृहस्पति के लिए धनु राशि मूल त्रिकोण है, और शुक्र के लिए तुला राशि मूल त्रिकोण है। शनि के लिए कुंभ राशि मूल त्रिकोण है, और राहु के लिए भी कुंभ राशि ही मूल त्रिकोण मानी गई है। लेकिन कभी कभी जो है राहु और केतु को कहीं कहीं किसी किसी ग्रंथ में नहीं स्थान दिया गया, उसकी कोई राशि भी नहीं होती, कोई उच्च राशि भी नहीं होती और कोई नीच राशि भी नहीं होती, पर फिर भी कुछ विद्वान मानते हैं, कहीं कहीं बताया गया है कि राहु की
जो मूल त्रिकोण राशि है वो कुंभ राशि है। तो यहाँ तक आपने जान लिया कि सभी ग्रहों की मित्र ग्रह कौन से होते हैं उनके लिए, और सभी ग्रहों के शत्रु ग्रह कौन से होते हैं उनके लिए, और सम ग्रह यानी न्यूट्रल ग्रह उनके लिए कौन से होते हैं। ये मित्र, शत्रु और सम मैंने आपको जो बताए हैं, ये जातक पारिजात एक बड़ा प्रसिद्ध ग्रंथ है ज्योतिष का, उसमें इसका समर्थन किया गया है। जातक पारिजात में ऐसे ही बताया गया है। अब मूल त्रिकोण राशि भी इसी प्रकार से इस ग्रंथ में बताई गई है, और उच्च राशि या नीच राशि की चर्चा भी उसमें की गई है। अब हम आते हैं फल दीपिका में कुछ बताया गया है जो कि बाल्य आदि अवस्था ग्रह है। बच्चा कब होता है, कुमार कब होता है, युवा कब होता है, और वृद्ध कब होता है, मृत अवस्था कौन सी होती है। सभी ग्रहों के बारे में ये कहा गया है कि अगर वो ग्रह बाल्यावस्था में होगा तो मतलब ये है कि 0 से 6 अंश तक होगा, और 0 से 6 अंश तक जो कहा गया है वो है विषम राशियों के लिए। विषम राशियां कौन सी हैं? विषम राशियां 1 नंबर राशि है मेष राशि है, फिर मिथुन राशि है, फिर उसके बाद सिंह राशि है। तो ये विषम संख्या वाली जो राशियां होंगी वो उनके लिए सबसे पहले इस चार्ट को आप समझ लीजिए, उनके लिए ये पहली पंक्ति लागू होती है जो चार्ट आपको दिखाई दे रहा है। इसमें विषम राशि यानी मेष राशि में कोई ग्रह तो भी, और मिथुन में हो तो भी, सिंह में हो तो भी, तुला में हो तो भी, और इसी तरह से आपको विषम राशियों का मतलब समझ आ गया होगा। 0 अंश से लेकर 6 अंश तक बाल्यावस्था मानी गई है ग्रह की, अगर विषम राशियों में हो तो 0 से 6 अंश तक। अब 6 अंश का मतलब ये है कि 6 अंश जैसे स्टार्ट हो गया तो फिर वो बदल गया, फिर वो कुमार अवस्था में हो गया। वही ग्रह जो विषम राशि में है 6 अंश से लेकर के 12 अंश तक कुमार अवस्था में आ जाता है। तो बाल्यावस्था का मतलब आप यहाँ ये समझ लीजिए कि बच्चा जैसे कमजोर होता है, मतलब कोई वजन नहीं उठा सकता, कोई जिम्मेदारी नहीं उठा सकता, तो इस मामले में ऐसे आप समझ सकते हैं वो बाल्यावस्था का ग्रह भी ऐसा ही होता है, वो ज़्यादा शुभ या अशुभ फल नहीं दे पाता। अब कुमार अवस्था का जो ग्रह है वो है 6 अंश से लेकर 12 डिग्री तक। ये कुमार अवस्था थोड़ा और बड़ा हो गया, बच्चे से 12 वर्ष से लेकर के 17 वर्ष या 18 वर्ष तक समझ लीजिए कुमार अवस्था। फिर युवा अवस्था आरंभ होती है 18 वर्ष से लेकर के जैसे आगे तक रहती है, तो वो युवा अवस्था 12 अंश से लेकर के 18 अंश तक किसी भी ग्रह की जो विषम राशि में है 12 अंश से लेकर के 18 अंश तक के मध्य अगर वो है तो फिर वो युवा होता है, पूर्ण बली होता है युवा अवस्था के कारण से। और वृद्ध होने लग जाता है वो 18 अंश के बाद से, 18 से 24 अंश तक वो वृद्धावस्था का माना जाता है, और 24 से लेकर 30 अंश तक कोई भी ग्रह जो विषम राशि में है वो मृत माना जाता है। मृत का मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति है बहुत ही ज़्यादा वृद्ध है, वो सिर्फ आराम ही करते रहते हैं, वो चल फिर ज़्यादा नहीं सकते, चल फिर सकते ही नहीं, बल्कि इस अवस्था को मृत अवस्था आप मान सकते हैं। जीवित तो होते हैं, काम तो करते हैं ग्रह, लेकिन बिल्कुल ही शून्य के बराबर काम कर पाते हैं। तो इसके बाद फिर अगर सम राशियों में है तो सम राशियों में आप देखें तो सम राशियों में उल्टा हो जाता है, ठीक उल्टा हो जाता है। जहाँ पर 24 से लेकर 30 अंश तक मैंने आपको मृत अवस्था बताई, वहीं 24 से लेकर 30 अंश तक सम राशि में अगर कोई ग्रह है तो वो बाल्यावस्था में आ जाता है। इसी तरह से 24 अंश से लेकर 18 अंश तक कुमार अवस्था में आ जाता है, 12 अंश से लेकर 18 अंश तक वो युवा अवस्था का होता है। तो युवा अवस्था दोनों के लिए, विषम और सम के लिए, दोनों के लिए सेम ही डिग्रियों वाली आपको दिखाई दे रही होगी। तो ये है मध्य में, इसलिए सेम दिखाई दे रही है। फिर इसके बाद वृद्धावस्था में अगर सम राशियों में ग्रह है तो 6 से लेकर के 12 अंश तक वृद्धावस्था उसके लिए, सम राशि वाले ग्रहों के लिए, और 0 से लेकर 6 अंश तक बाल्यावस्था में ग्रह होगा सम राशियों के लिए। तो ये जो अवस्थाएं हैं इनका मतलब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि
अगर फल दीपिका की माने तो वो उन्होंने क्या कहा, पहले फल दीपिका कार जो हैं ग्रंथकार हैं उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा है कि अगर केंद्र स्थान यानी पहला, चौथा, सातवां और 10वां स्थान में ये बाल अवस्था का ग्रह हो, बाल अवस्था या कुमार अवस्था का ग्रह हो, तो इसमें ये इन भावों को केंद्र, अगर इस केंद्र भावों में यानी 1, 4, 7 और 10 भाव में बाल अवस्था का ग्रह हो तो कुछ फल देने लग जाता है। मतलब बिल्कुल शून्य जहाँ पर बताया गया, दूसरे ग्रंथकारों ने ये कहते हैं कि कुछ फल सेंटर में यानी केंद्रों में तो देता है। ये जो विचार हैं ये हैं फल दीपिका के। अब फल दीपिका ने एक और बात कही है कि केंद्र भाव से एक एक आगे, यानी जैसे एक स्थान, पहला स्थान है तो यहाँ पर दूसरा, पांचवा, चौथे के लिए पांचवा और सातवें के लिए 8वां और 10वें के लिए 11वां स्थान, ये जो स्थान है इनको फणकर स्थान कहते हैं। और इन स्थानों के लिए उन्होंने कहा है कि इस में युवावस्था का ग्रह विशेष शुभ फल देता है। और उन्होंने आगे जो बताया है वो ये बताया है कि अपोकिलम, फणकर के बाद वाले जो एक एक करके स्थान हैं, जैसे पहला था केंद्र और दूसरा फणकर था, तीसरा अपोकिलम, 5वें के लिए 6ठा और 8वें के लिए 9वां और 11वें के लिए 12वां स्थान ये अपोकिलम होगा। इसमें वृद्धावस्था का ग्रह फल देता है, यानी निर्फल नहीं रहता, वो फल देता है। ये जो विचार हैं ये है फल दीपिका ग्रंथकार के। लेकिन ज्यादातर विद्वानों का जो अपना अनुभव भी है और ग्रंथकार भी अनेक यही लिखते हैं कि बाल्यावस्था का ग्रह बालक जैसा ही कम शुभ या अशुभ फल देता है। यानी वो नीच राशि का हो तो फिर अशुभ फल कम देता है, अगर वो उच्च राशि का हो तो शुभ फल भी कम देता है। इसी तरह से कुमार अवस्था का थोड़ा उससे ज्यादा, युवावस्था का पूर्ण शुभ फल और पूर्ण अशुभ फल। अगर उच्च राशि का हो तो पूर्ण शुभ फल होगा और नीच राशि का हो तो पूर्ण अशुभ फल होगा। इसी तरह से आप वृद्धावस्था और मृतावस्था का तो बिल्कुल ही शून्य के बराबर शुभ फल या अशुभ फल होता है। यानी अगर नीच राशि का भी हो और वृद्धावस्था का ग्रह है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। कुंडली में वो बिल्कुल ही न्यून, बिल्कुल ही बहुत ही मामूली अशुभ फल देने वाला होगा। लेकिन अगर वो उच्च राशि का है तो शुभ फल देने के लिए भी वो वंचित कर देगा जातक या जातिका। तो विद्यार्थियों, आज की जो क्लास थी वो विशेष रूप से आपने समझा मित्र, शत्रु और समग्रह, अपनी राशि, मूल त्रिकोण राशि, उच्च राशि और नीच राशि कौन सी हैं ग्रहों की, इससे भी आप परिचित हो गए। बाल्यादि अवस्था ये एक प्रकार की है, अवस्थाएं और भी 2-3 प्रकार की शास्त्रों में बताई गई हैं। समय समय पर इसकी चर्चा भी हम करेंगे। कैसा लगा आपको वीडियो? अगर अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, अपने मित्रों को भी जोड़िए इस ज्योतिष सिखाने वाले चैनल से। नमस्कार।